राधे राधे। हम एक नए चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम फॉर्मूला सारे के सारे रिवाइज करने वाले हैं जेईई मेंस के लिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, फॉर्मूला सीरीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करवाना है। और रिवीजन का मतलब ये होता है कि तुम पहले से जानते हो, है ना। बस जल्दी 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 हमारे सामने चीज़ें आती हैं तो हमें याद होती जाती हैं। गॉट इट। तो मेरा मकसद यही है, इस मकसद से मैं तुम्हारा फॉर्मूला रिवीजन करवाते जा रहा हूँ, ठीक है। जिसका पहले से नहीं पढ़ा हुआ और वो अगर ये उम्मीद करके आ रहा है कि फार्मूला रिवीजन से कुछ होगा, तो भैया फार्मूला पढ़ने के बाद पीवाईक्यू मेथड से 60-70 सवाल लगाने होंगे तुम्हें, नॉर्मली नहीं, पीवाईक्यू मेथड से, ठीक है। तो जाकर के रिटेंशन बनेगा तुम्हारे दिमाग में और मेंस लेवल पे तुम ठीक ठाक जा पाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली। पिछले साल तो जेईई मेंस अप्रैल में 6 सवाल आए थे मात्र एक कॉन्सेप्ट से, कोलिजन वाले से, लेकिन हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं इससे। तो देखते हैं कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, चैप्टर का नाम। सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन शुरू में लिख दिया मैंने। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम have same acceleration as the point of the mass would have under the application of the same external force। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया था बच्चा? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये आया था कि हमने इस चैप्टर से पहले जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर पढ़े होते हैं उसमें से हम बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मान के पढ़ते हैं। जैसे कार भी चल रहा है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कार पे हमें न्यूटन्स लॉज लगाने हैं, तो एक पॉइंट FBD बनाते हैं और उस पूरे कार को एक पॉइंट मान लेते हैं। क्यों मानते हैं पॉइंट? क्योंकि बालक पूरे कार का हर पॉइंट का जो मोशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन पहली बार हमें दिक्कत तब आती है जब कोई चीज रैंडमली चलने लगती है और सारे पॉइंट्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं। तो सारे पॉइंट्स का किसी एक खास पॉइंट से हमें रिश्ता फाइंड करना था, ताकि हम सिर्फ एक पॉइंट जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं उसका एनालिसिस करें तो पूरी की पूरी बॉडी की एनालिसिस हो जाए। सेंटर ऑफ मास का ये काम था, ठीक है। तो हमने वही रिश्ता डेवलप करने की कोशिश की है इस चैप्टर में, कि सेंटर ऑफ मास के साथ पूरे बॉडी का जितना भी पार्टिकल है सबका कुछ ना कुछ रिश्ता जुड़ा होता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की एनालिसिस कर लेंगे तो पूरी बॉडी की मोशन की एनालिसिस हम कर पाएंगे, इसलिए सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। मान लो कि 1 2 3 4 नहीं n पार्टिकल्स हैं, जिनमें एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तीसरे का है x3 y3 z3 और nth पार्टिकल का है xn yn zn। तो x सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस mn xn अपॉन सम ऑफ ऑल द डिस्क्रीट मासेस। वैसे ही YCOM आता है और वैसे ही ZCOM आता है। ये x y z क्या आया? ये बच्चा सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका कोऑर्डिनेट आया, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे जाओगे XCM YCM ZCM पे तो आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। अब हर पार्टिकल डिस्क्रीट तो नहीं होता, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मैं तुम्हें एक पहचानने का तरीका बता देता हूं कि जब भी कहीं पर डिस्क्रीट मास होंगे तो तुम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो उसके चारों तरफ में, ठीक है, चारों तरफ में मास नहीं मिलेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस मास की यह पहचान होती है कि उसके तुम किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो मिनिमम उसके एक तरफ मास होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है कंटिन्यूअस मास, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मास मान लो कि ऐसे अब कहीं भी रहोगे तो एक साइड मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। एकदम कॉर्नर पे आ गए तो आगे मास नहीं है लेकिन पीछे तो है, तो ये कंटिन्यूअस मास की पहचान होती है। तो उसका COM क्या होता है? 1 अपॉन टोटल मास, जो पूरे ये जो बॉडी है इसका जो मास है उसकी वैल्यू m रख दी, इंटीग्रेशन RdM। dm क्या होता है? मास एलिमेंट। अब एलिमेंट लेना तुम्हें सीखना होगा, है ना। ये फार्मूला रिवीजन का पार्ट नहीं आता है। फार्मूला में मैं फार्मूला बताऊंगा, तुम पीवाईक्यू मेथड से जब पीवाईक्यू करोगे तुम्हें एलिमेंट लेना सीखना होगा। ये बहुत अच्छा स्किल होता है, सभी पार्टिकल्स में अलग अलग तरीके से एलिमेंट। मैं थोड़ी सी बात एलिमेंट की कर देता हूं यहाँ पे बच्चा। एलिमेंट, ये बात तुम्हें हमेशा काम आएगा। एलिमेंट वो चीज होती है जिसको बार बार रिपीट करके हम पूरे का पूरा बॉडी बना सके, ठीक है। ये बात तुम हमेशा याद रखोगे, इस बात को तुम मान करके एलिमेंट मानोगे, हमेशा बन जाएंगे कि ऐसा पार्ट ऑफ होल ऑब्जेक्ट
जिसको रिपीट करके हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डेवलप कर पाए उसे हम एलिमेंट कहते हैं। XCOM क्या होगा 1/m XDM, YCOM क्या होगा 1/m YDM, और ZCOM क्या होगा 1/m ZDM। DM क्या है मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और XYZ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। XYZ जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द DM मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द DM मास। मान लो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, इसमें मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो ये थिन रॉड टाइप हो गया, तो इसका जो है ये बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर ये एलिमेंट लेंगे तो इसका जो x होगा वो ये बीचों बीच होगा, ठीक है। तो XYZ क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द DM मास। जनरली ये बोल दिया जाता है कि DM मास का कोऑर्डिनेट, बट कभी एक्सटेंडेड हो गया तो उसमें आप सेंटर ऑफ मास लोगे DM एलिमेंट का। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा खासा सवाल आता है इस पे कि सेंटर ऑफ मास आफ्टर रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ ए बॉडी। ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मैंने बोल दिया। मान लो कि कोई बॉडी है जिसका ओरिजिनल मास है m, ठीक है, कैपिटल M। इसमें से मैंने एक सर्कुलर मास या स्फेरिकल मास निकाल लिया जिसका मास दे दिया स्मॉल m, ठीक है। तो जब निकालने के बाद जो बॉडी रिमेनिंग बचा उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। XCOM क्या होगा mx माइनस mx डैश अपॉन m माइनस m, कैपिटल M है और नीचे स्मॉल m है। YCOM क्या होगा my, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ my माइनस स्मॉल my डैश अपॉन m माइनस m, ये कैपिटल M है, ठीक है। वैसे ZCOM mz माइनस स्मॉल mz डैश अपॉन m माइनस m। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, m जो है वो जब बिना निकाले पूरी बॉडी का जो मास था वो क्या था, वो कैपिटल M है। निकालना जो मैंने स्फेयर निकाला उसका क्या मास होगा, वो है स्मॉल m। बॉडी को अगर हमने उसमें से ऑब्जेक्ट नहीं निकाला उस मोमेंट पे उसका सेंटर ऑफ मास क्या था, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या था, वो है x। और जब हमने बॉडी निकाला तो उस बॉडी का भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, उसका कोऑर्डिनेट है x डैश, ठीक। और नीचे ये लिखी गई है y, ऐसे ही कि मैंने बॉडी को नहीं निकाला तब उस पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या था, y डैश क्या है, उसी तरीके से निकाला तो जो निकाला गया उसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसका कोई y कोऑर्डिनेट होगा, उसकी वैल्यू क्या थी। उस तरीके से तीनों फार्मूले तुम्हें अप्लाई करने आने चाहिए। कुछ कॉमनली ऑब्जेक्ट के जो है वो सेंटर ऑफ मास मैंने लिख रखे हैं, इसको मैं सिर्फ पढ़ के क्या करूंगा तुम खुद से नोट कर लेना। इससे भी ज़्यादा होता है कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें मैंने कोन नहीं मेंशन किया तो तुम कोन का भी मेंशन कर लोगे, खुद से देखोगे, ठीक है, इतना एफर्ट लगाओ। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है या पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। इसको बराबर लिख सकते हैं m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn(vn) अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। तो बच्चा अब इधर ध्यान देना, ये m1v1 प्लस m2v2 को मैंने इधर ही रहने दिया और ये m1 m2 m3 mn तक क्या था, टोटल मास था। तो टोटल मास को मैंने m माना और इधर ले आया, तो मास गुना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस mn(vn)। अब MVCOM क्या होता है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल सी बात, मास इंटू वेलोसिटी, और ये हो जाएगा P1 P2 P3 P4 और डॉट 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 Pn। यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो सारे डिस्क्रीट पार्टिकल के मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है। अब मान लो न्यूटन सेकंड लॉ से अब आगे बढ़ रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं फोर्स एक्सटर्नल बराबर होता है dp बटा dt, और p किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का। जब हम डिस्क्रीट में, अभी तक तुम्हें ये नहीं दिखा होगा कि सेंटर ऑफ मास कहीं लिखा होगा, क्योंकि अभी तक हम पूरे कार को पॉइंट मास मान के सॉल्व कर रहे थे, तो पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पॉइंट पे है, तो इसमें देखना क्या है। लेकिन एफ एक्सटर्नल बराबर एक्चुअली में होता है dp ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। तो सेंटर ऑफ मास मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, MVCOM। m क्या है, पूरा मास, VCOM क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बटा dt। अब अगर एफ एक्सटर्नल को हम जीरो कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि MVCOM कांस्टेंट है, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इस साइड वाली सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी, इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn कांस्टेंट है, इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी से हम
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डेवलप करते हैं कि भैया जितना इनिशियली मोमेंटम था पार्टिकल का वही फाइनली होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और इसी पे तुम्हारे जेईई मेंस 2023 के सारे इस चैप्टर के सवाल आए थे। बढ़िया। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मेंस में बहुत कम पूछे जाते हैं, बट याद रखना चाहिए एफ डी टी बराबर डेल्टा पी इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, इस पे भी सवाल प्रैक्टिस कर लेना। इम्पल्स जनरली कंफ्यूज मत करना मोमेंटम से इसका, ठीक है। मोमेंटम की तरह दिखता है लेकिन फोर्स कितने सेकंड के लिए लगा, अगर वो टाइम बहुत कम है तो जनरली हम उसे इम्पल्स कहते हैं। ये भी एक गलत फॉर्मूला है बट मेंस में काम आ जाता है, तो ये ध्यान रखोगे तुम। कोलिजन ऑफ बॉडी, ठीक है, जब दो गेंद या दो बॉडीज टकराती हैं तो उसे कोलिजन कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। इस पर 2-3 फार्मूले हैं जो आपके काम आएंगे, ध्यान दोगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछता है कभी कभी, तो निकालने के लिए तो ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है कि जिस लाइन पे बॉल दोनों टकरा रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आगे चलते हैं कि हेड ऑन कोलिजन जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इलास्टिक, जो हेड ऑन होगा और इलास्टिक अगर कोलिजन है तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कैसे आया बच्चा? कोलिजन कब होता है? जब दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा ही। मोमेंटम तो कंजर्व होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, ठीक है। पिछले साल सवाल आया था कि एक न्यूक्लियस जो है वो कैसे डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस की इनिशियल मोमेंटम जो थी वो जीरो थी, डिसइंटीग्रेट किया तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो होनी चाहिए। तो सिंपली इसी तरीके से पूछता है ये। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक का मतलब कि सीधे सीधे नहीं हो रहा है, हेड ऑन का उल्टा होता है। एक पार्टिकल इधर जा रहा था, एक पार्टिकल इधर जा रहा था, टकरा गए दोनों। तो अब इसमें कुछ रिलेशन है जो हम देखते हैं। एक पार्टिकल इस तरफ आ रहा था u1 वेलोसिटी से, जो कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट जिसपे वो टकराएंगे उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा था। दूसरा पार्टिकल इस तरफ जा रहा था u2 वेलोसिटी से, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अल्फा 2 एंगल बना रहा था। दोनों टकराए और दोनों टकराने के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ ये बीटा एंगल बनाता हुआ, बीटा 1 एंगल बनाता हुआ v1 वेलोसिटी से चल पड़ा, और ये वाली बड़ी वाली गेंद लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ v2 वेलोसिटी से बीटा 2 एंगल बनाता हुआ निकल पड़ा m2 मास लेकर। m2 मास था ये यहाँ पे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा बना दिया। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़ा ये होता है, बाई मिस्टेक, ठीक है। तो इसके लिए जो u1 साइन अल्फा 1 और इसका y एक्सिस का जो मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व रहेगा, तो m1u1 साइन अल्फा 1 इक्वल टू m1v1 साइन बीटा 1, यानी कि इस बॉडी की y एक्सिस में जो मोमेंटम था वो कंजर्व था। एंड m2u2 साइन अल्फा 2 बराबर m2v2 साइन बीटा 2, ये दोनों की चीज़ें कंजर्व थी y डायरेक्शन की। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका क्या होगा? v cos बीटा 2 माइनस v1 cos बीटा 1 अपॉन u1 cos अल्फा 1 माइनस u2 cos अल्फा 2। रॉकेट के बहुत कम सवाल आते हैं जेईई मेंस में, बट जान लो एक रॉकेट जो है वो u वेलोसिटी से इनिशियली जा रहा था, फाइनली वो v वेलोसिटी से जा रहा है। रॉकेट में से फ्यूल निकलते जाता है तो रॉकेट का मास कमते जाता है। तो इनिशियली उसका मास m0 था, लेकिन फाइनली कमने के बाद उसका मास m हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया है। तो रिलेशन थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या होगा? वी आर माइनस डी एम अपॉन डी टी। वी आर क्या होता है? एग्जॉस्ट वेलोसिटी दिया रहता है। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वी बराबर यू माइनस डी टी प्लस वी आर एल एन एम नॉट अपॉन एम। एम नॉट क्या है? इनिशियल मास, और एम क्या है? फाइनल मास, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करता है। और यहाँ के साथ आपका सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का सारा फार्मूला आपका रिवीजन हो चुका है। अब जाओ पीवाईक्यू मेथड से सवाल लगा लो, या फिर इसको रिटेन करने के लिए तुम्हें जो तरीका बेहतर लगे। अब ऐसा टाइम है कि मैं तुम्हारे किसी भी तरीके को गलत नहीं काटूंगा, है ना। जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि अब सही या गलत सोचने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।